अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस को पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी हाइड्रेशन एनर्जी। पानी में कोई भी चीज़ डिजोल्व होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स की स्पेशली बात करूँ, तो वाटर में जब वो डिजोल्व होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स उस आयंस को जो आयनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं सराउंड करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, उससे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। ये प्रोसेस है उसकी हाइड्रेशन का, डिजोल्व होने का। इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है जो कि हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। ये आयंस के चार्ज डेंसिटी को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करती है। हाइड्रेशन एनर्जी असल में जब आयंस डिजोल्व होते हैं तो वो आयंस जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, उस दौरान एनर्जी निकालेंगे, वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को कंपेयर कर लेते हैं तो आप किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हाइड्रेशन एनर्जी। स्टूडेंट, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? देखें, यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं और देखने में ये इंतहाई मुश्किल लग रही होंगी। एक हाइड्रेटेड आयन जो कि अट्रैक्ट होता है सॉल्वेंट के डाइपोल से। याद रखिएगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम जिस सॉल्वेंट का जिक्र कर रहे होते हैं स्पेशली वो वाटर है। तो वाटर के जब डाइपोल्स यानी कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, जब ये आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, सराउंड करते हैं, तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी या एक्सोथर्मिक स्टेप हाइड्रेशन एनर्जी को शो करता है। हाइड्रेशन एनर्जी का जो दूसरा नाम है वो सॉल्वेशन एनर्जी है, यानी कि किसी आयन को डिसॉल्व करने के दौरान जब हाइड्रेशन होती है या डिसॉल्व होता है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखूं हाइड्रेशन एनर्जी की, तो हाइड्रेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब एक मोल आयन हाइड्रेशन के प्रोसेस से गुजरता है, यानी कि उसको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, उससे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपके जहन में ये पॉइंट बैठ जाए। हाइड्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है? सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरे में क्या है? इंटरैक्शंस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर डेवलप्ड। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस are developed. ये प्रोसेस है हाइड्रेशन का। अब हाइड्रेशन के प्रोसेस को थोरोली स्टडी करने के लिए और इस पूरी डेफिनेशन को डिटेल में समझने के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम इसको थोड़ी सी डायग्राम की मदद से समझते हैं। आपके सामने ये एक आयनिक क्रिस्टल का पीस है या एक आयनिक कंपाउंड का छोटा सा चंक है जिसको मैं वाटर में डिसॉल्व करना चाहता हूँ। अब ये जो आयनिक चंक का पीस है, इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, से ये है आपके पास पोटाशियम आयन, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये है आयोडाइड आयन। यानी कि ये जो चंक है ये असल में पोटाशियम आयोडाइड का एक हिस्सा है जो मैंने वाटर में डिसॉल्व होने के लिए डाल दिया। इसमें पोटाशियम पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन छोटे होते हैं, नेगेटिव आयन साइज में लार्ज होते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ये डिटेल में समझाया था आखिर इसकी क्या वजह है। समहाउ ये एक आपके पास आयन्स हैं जो आपस में अटैच हैं। जब मैंने वाटर में इसको ऐड किया ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दो हिस्से होते हैं। देखें, अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल बनाऊं तो ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, लिहाजा उस पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर आप गौर से देखें तो जो आपका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो रुख कर लेता है, ओरिएंटेशन कर लेता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और उससे इंटरैक्शन डेवलप करना शुरू कर देता है। इसी तरह सेम वाटर का एक और मॉलिक्यूल
किसी पॉजिटिव चार्ज के करीब आता है, से ये जो पोटाशियम आयन मैंने लिखा हुआ है इसके करीब ऑक्सीजन ओरिएंट हो जाता है, उसकी ओरिएंटेशन आ जाती है। क्यों? ऑक्सीजन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या करता है, इस पॉजिटिव पोटाशियम आयन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब इनकी अट्रैक्शन से होता क्या है, ये जो आपके पास नेगेटिव आयन है ये लैटिस से यानी कि क्रिस्टल लैटिस से निकलकर अलहदा हो जाता है। ये से नेगेटिव आयन है जिसको मैंने ये ड्रा किया है विद नेगेटिव चार्ज। ये क्रिस्टल से उतर के अलहदा हो जाता है। अब इसको क्रिस्टल से अलहदा करने के लिए लैटिस एनर्जी चाहिए। इसको क्रिस्टल से अलहदा करने के लिए लैटिस एनर्जी चाहिए। जब वाटर के मॉलिक्यूल इससे फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप करते हैं तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस के आयंस को अलहदा करने के लिए काफ़ी होती है अगर वो सोलेबल सॉल्ट है। समहाउ हुआ यूं कि वाटर के मॉलिक्यूल पोटाशियम आयन के करीब गए और आयोडाइड आयन के करीब गए, उनसे फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप की। इस दौरान एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी के रिलीज होने से लैटिस के आयंस एक दूसरे से अलहदा हो गए। लैटिस के आयंस को एक दूसरे से अलहदा होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एनर्जी होती है। सो हमारे पास एक टर्म आ गई सबसे पहली, लैटिस एनर्जी। हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास लैटिस एनर्जी का मतलब ये है कि ऐसी एनर्जी, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ ताकि मैं इसको थोरोली एक्सप्लेन कर सकूँ। लैटिस एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि वो एब्जॉर्ब होती है कब, जब आपके आयंस सेपरेट होते हैं फ्रॉम क्रिस्टल्स। लैटिस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर से, मैं अभी बहुत जनरल बता रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा कि 1 मोल ऑफ आयंस आर फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ क्रिस्टल लैटिस। मैं अभी वैसे बता रहा हूँ लैटिस एनर्जी का यहाँ मैं मतलब ले रहा हूँ कि आयंस को अलहदा करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब वो एनर्जी आई कहाँ से, जब वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन डेवलप की तो वो एनर्जी वहाँ से आ गई। अब इस नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे और इससे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना शुरू कर देंगे। ये आयोडाइड आयन है, इसके चारों तरफ जब वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तो इससे वो क्या डेवलप करना शुरू कर देंगे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और इसको वो क्या करेंगे, अपने साथ डिसॉल्व करने की कोशिश में लग जाएंगे। अब इस स्टेप पे पहले स्टेप पे क्या हुआ, आयंस अलहदा हुए। दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने डेवलप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद नेगेटिव चार्ज और उसको सराउंड कर लिया। ये वो स्टेप था हाइड्रेशन का जिसकी मैं बात कर रहा था। इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, क्यों, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं। सो इस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है हाइड्रेशन के प्रोसेस के दौरान, वो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी और इसकी वैल्यू बताएगी कि आयन कितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी रखता था, यानी कि कितनी ज़्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया था। जितना ज़्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया होगा उतना वो आयन स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव आयन की बात करूं तो पॉजिटिव आयन को भी वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो सराउंड करेंगे। ये पॉजिटिव आयन है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल जब सराउंड करते हैं तो वाटर का जो नेगेटिव हिस्सा है, वाटर का जो नेगेटिव हिस्सा है यानी कि ऑक्सीजन, वो नेगेटिव हिस्सा उसकी ओरिएंटेशन इसकी तरफ हो जाती है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन, और दूसरी तरफ भी इसी तरह होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। नाउ दे डेवलप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद, ये भी प्रोसेस हाइड्रेशन ही है बट फॉर पॉजिटिव आयन। और इस दौरान भी जो एनर्जी निकलेगी वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। पहले वाली हाइड्रेशन एनर्जी थी फॉर आयोडाइड आयन, ये वाली हाइड्रेशन एनर्जी होगी फॉर पोटाशियम आयन। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पोटाशियम आयन छोटा है, उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, वो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और आयोडाइड आयन बड़ा है, उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, लिहाजा वो हाइड्रेशन एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा। मगर दोनों की होगी हाइड्रेशन एनर्जी, बेशक डिफरेंट वैल्यूज़ की होगी। क्यों, दोनों को वाटर ने मॉलिक्यूल ने सराउंड किया और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप की हैं। स्टूडेंट, इस तरह हो क्या रहा है, इस तरह जो आपके आयंस हैं वो लैटिस से टूटते जा रहे हैं। लैटिस एनर्जी आ जाने की वजह से आयंस आपके टूटते जा रहे हैं और डिसॉल्व होते जा रहे हैं, सॉल्वेशन होती जा रही है, हल होते जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल में।
आपके सामने ये एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको पूरे स्क्रीन के ऊपर। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव आयन है उसको सराउंड किया 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने। ये 4 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर जो नेगेटिव आयन को सराउंड कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक फ्लावर शेप बन रही है। और जो पॉजिटिव आयन है उसको भी 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, लेकिन चूंकि उसका चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा है, लिहाजा 4 से ज्यादा कर सकते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन। लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाना ये है कि अगर वो 4 उसको सराउंड करें तो उसकी शेप एक न्यूरॉन की तरह आती है, जिसमें न्यूरॉन का न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव आयन के तौर पे होता है और जो हाइड्रोजन है वो डेंड्राइट्स के तौर पे निकले हुए नजर आ रहे होते हैं। समहाउ ये आपके सामने दो एनालिसिस हैं स्ट्रक्चर वाइज कि किस तरह वाटर के मॉलिक्यूल का कौन सा हिस्सा सराउंड करता है नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हाइड्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन में जाऊं तो इधर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन्स ने सराउंड किया हुआ है इस सारे को, और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन ने सराउंड किया हुआ है, अवे गए हुए हैं फ्रॉम पॉजिटिव आयन। ये प्रोसेस सारा हाइड्रेशन का प्रोसेस है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। लैटिस एनर्जी हमारे पास आ गई कि आयन्स अलहदा हो जाते हैं लैटिस से। दूसरी है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी होती है जिसमें आयन्स को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयन्स को, से पॉजिटिव आयन सारे के सारे को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, उससे फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। अब सॉल्युबिलिटी, मैं कह रहा था कि इन दोनों का लिंक है सॉल्युबिलिटी से। देखें बड़ी सादी सी बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट चेक करने का तरीका ये है कि अगर लैटिस एनर्जी LE लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वो साल्ट इनसॉल्युबल होगा। अगर लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वो साल्ट सॉल्युबल होगा यूजुअली। तीसरी बात, अगर लैटिस एनर्जी कंपेरेबल है, मिलती जुलती है, कोई खास फर्क नहीं है, इक्वलेंट है, तब भी वो साल्ट सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इनसॉल्युबल की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है। मैं सॉल्ट में एक की बजाय मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड लेता हूँ। इस आयनिक कंपाउंड में मैग्नीशियम +2 नेगेटिव ऑक्सीजन 2 से जुड़ा हुआ है। इनमें इंतहाई स्ट्रॉन्ग चार्जेस आपस में जुड़े हैं, लिहाजा इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वाटर में अगर आप इसे डालते हैं तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, लिहाजा इट इज़ कंसिडर्ड इनसॉल्युबल। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एग्जाम्पल आ सकती है। लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, तो होगा क्या कि ओवरऑल जो आपका एनर्जी है वो क्या नाम है, ऐसा एनर्जी चेंज ऐसा शो कर रहा है कि आपका साल्ट सॉल्युबल होगा। तो इसमें आपके पास है लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें भी आप बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हैं। बट समहाउ अभी सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट की बहुत सारी एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी हुई थी लास्ट लेक्चर में कि हमारे साल्ट जो सॉल्युबल हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी हमने हीट ऑफ सोल्यूशन फाइंड की थी। वो जो टेबल था वो सारे सॉल्युबल सॉल्ट का टेबल था, जिसमें हमने हीट ऑफ सोल्यूशन फाइंड की थी, एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन फाइंड की थी। अब हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास इफेक्ट कौन से फैक्टर का इफेक्ट है हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। हाइड्रेशन एनर्जी पे कौन से फैक्टर का इफेक्ट है, which factor या factors affect hydration energy।
वो कौन सा फैक्टर है जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है? देखें, चार्ज डेंसिटी, ये वो फैक्टर है जो हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, जिसके जरिए आप हाइड्रेशन एनर्जी को आइडियलाइज कर सकते हैं, उसका आइडिया लगा सकते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। या चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन। आप इसको यूं समझ लें अपनी आसानी के लिए। वैसे चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, साइज ऑफ आयन ज़्यादा होगा तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, साइज ऑफ आयन कम होगा तो एरिया कम होगा। सो मैंने एरिया को रिप्लेस कर दिया साइज ऑफ आयन से। अब आपके सामने मैं दो चार्जेस बनाता हूँ, के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। के पॉजिटिव साइज में छोटा और पॉजिटिव 1 चार्ज है। क्लोरीन नेगेटिव साइज में बड़ा और नेगेटिव 1 चार्ज है। जो पोटाशियम का साइज है वो है 133 पिकोमीटर। पोटाशियम का साइज क्या है? 133 पिकोमीटर। क्लोराइड का साइज क्या है? 181 पिकोमीटर। सो अगर मैं चार्ज डेंसिटी ऑफ पोटाशियम निकालना चाहता हूं तो वो निकलेगी 1 चार्ज है, 1 + 1 चार्ज है और 133। और अगर मैं निकालना चाहता हूँ क्लोराइड की तो वो निकलेगी 1/181। तो इसका यानी कि पोटाशियम की जो चार्ज डेंसिटी आई, पोटाशियम का जो आंसर आया वो आया 0.0075 और जो क्लोराइड का आंसर आया 0.0055 चार्ज पर पिकोमीटर के हिसाब से, यानी कि कूलम पर पिकोमीटर के हिसाब से। समहाउ ये दो वैल्यूज आई। अब आप देख सकते हैं कि जो लार्ज आयन है, बड़ा आयन है, साइज में बड़ा है, उसकी चार्ज डेंसिटी कम आती है, लो, और जो साइज में छोटा है उसकी चार्ज डेंसिटी हाई आती है। तो यहाँ से हमने एक असूल अपना लेना है कि ऐसे आयन्स, पहला असूल, ऐसे आयन्स जो स्मॉल हैं उनकी चार्ज डेंसिटी हाई है, चार्ज डेंसिटी हाई है, लिहाजा उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे। सो हाइड्रेशन एनर्जी हाई। देख लेते हैं। देखें, अगर मैं बात करूं Mg+2, जितने ज़्यादा मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा उतना वो स्मॉल होता जाएगा। तो Mg+2 का हाइड्रेशन एनर्जी है -1891। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ, उससे मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ, तो सोडियम का साइज छोटा होता है और वो बन जाती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी -390। अब मैं ऐसा करता हूँ, रूल नंबर 2 समझाता हूँ आपको। रूल नंबर 2, लार्ज साइज है अगर आयन का, लार्ज आयन है, तो चार्ज डेंसिटी जो होगी उसकी वो लो होगी, लिहाजा हाइड्रेशन एनर्जी वो भी क्या होगी, एनर्जी वो भी लो होगी। फॉर एग्जांपल देखें, आप सोडियम और मैग्नीशियम के मुकाबले में क्लोराइड, ब्रोमाइड की हाइड्रेशन एनर्जी देखें, ये इंतहाई कम वैल्यूज़ हैं, छोटी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से एक तो अंदाज़ा हो गया कि स्मॉल साइजेस ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रखते हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं स्मॉल साइजेस वो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रखते हैं और नेगेटिव चार्जेस कम हाइड्रेशन एनर्जी रखते हैं। यानी कि यूजुअली जो कैट आयंस होते हैं, कैट आयंस, पॉजिटिव आयंस, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और नेगेटिव आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तीसरी बात जो आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है और इसको एंटी टेस्ट में हमने कोट करना होता है कि अगर आपके सामने 3 आयंस लिखे हुए हैं, से आपके सामने आयंस लिखे हुए हैं
सोडियम, ऐसा करते हैं 3 लिखते हैं, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है? याद रखिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा उतना आयन का साइज छोटा होता जाएगा, लिहाजा चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली एल्यूमिनियम की हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी होगी। दूसरा एमसीक्यू, यहाँ मैं लिखता हूँ O-1, O-2, ये दो मेरे पास आयन्स हैं, इसमें से हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? अगर मैं अज्यूम कर लूँ O-1 स्टेबल है, तो O-1, O-2 जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है ना उतना साइज बड़ा होता जाता है, यानी कि उल्टा हिसाब होता है पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले में। लिहाजा इसमें जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है ना वो O-1 है। तो जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव चार्जेस में उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि अमंग द नेगेटिव चार्जेस। मैं अब मुकाबला नहीं कर रहा इसका पॉजिटिव चार्जेस से। अगर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस लिखे हों तो जो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ये एक कॉन्सेप्चुअली समझने वाली बात है। अब हम ऐसा करते हैं, हम स्टडी करते हैं अब इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या मुराद है। इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या मुराद है? इसकी डेफिनेशन कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं जरा डेफिनेशन लिखता हूं। व्हेन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, when increasing the dilution there is no further heat change, the solution is said to be infinitely dilute। मैं इसको ना एनर्जी की टर्म में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारी बुक में जो डिस्कशन की गई है वो यूजुअली एनर्जी की टर्म्स में है, तो लिहाजा यहाँ भी हम हाइड्रेशन एनर्जी के इस टॉपिक में इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन को एनर्जी की टर्म में ही समझने की कोशिश करते हैं। देखें, आप एक पानी का जग लें, इसके अंदर आप 50 मोल वाटर डाल दें, 50 मोल वाटर, और इसमें 1 मोल सोडियम क्लोराइड डाल दें, या आप यूं समझें पोटाशियम आयोडाइड डाल दें, पोटाशियम क्लोराइड डाल दें, एनर्जी रिलीज होगी। आप ऐसा करें, ये जो 50 मोल्स हैं इसको 60 मोल्स कर दें, थोड़ी सी और एनर्जी रिलीज होगी। आप इसे 70 मोल कर दें, थोड़ी सी और एनर्जी रिलीज होगी। हो क्या रहा है, आप डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, एनर्जी चेंज आता जा रहा है। जब आप 1 मोल सॉल्यूट के मुकाबले में इतना सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दें कि और सॉल्वेंट डालने से और वाटर डालने से और वाटर एज अ सॉल्वेंट डालने से हीट चेंज आना बंद हो जाए, यानी कि अभी तो आ रहा है ना, 70 डालूंगा, 80 डालूंगा, 90 डालूंगा, 100 डालूंगा, जैसे ही मैं उसको से 700 मोल्स ऐड किए तो मेरा हीट चेंज आना बंद हो गया। एट दैट टाइम मैं कहूँगा मेरा सोल्यूशन जो है ना वो इन्फिनिटली डाइल्यूट हो गया। यानी कि आप 1 मोल के मुकाबले में इतना ज़्यादा सॉल्वेंट डाल दें कि आपका सोल्यूशन इन्फिनिटली डाइल्यूट हो जाए, तो मैं कहूँगा कि मेरा जो सोल्यूशन है वो इस टाइम एनर्जी चेंज नहीं प्रोड्यूस करेगा अगर मैं और सॉल्वेंट डालने की कोशिश कर भी लूँ तो। स्टूडेंट, ये यूजुअली इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन तब बनते हैं
जब 1 मोल सोल्यूट को आप हल करते हैं 800 टू 1000 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तब जाके आपका इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है। यानी कि ऐसा डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें फर्दर अगर आप सॉल्वेंट डालेंगे तो कोई हीट चेंज नहीं आएगा, ना वो एक्सो होगा ना वो एंडो होगा, क्योंकि उसने जितना आखिरी पार्टिकल तक सोल्यूट के हल कर लिया। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल के तौर पे आप देखें, NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, इस टाइम वाटर के 800 के करीब मोल्स लिए गए और NaCl के 1 मोल लिया गया। तो NaCl वाटर के साथ मिलकर एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है, यानी कि उसमें डिसॉल्व हो जाता है। किस में? 2 आयंस की फॉर्म में। कौन कौन से? सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन नेगेटिव। अब जो आपका सॉल्यूशन बन गया ना, इतनी ज़्यादा मिकदार में वाटर एज अ सॉल्वेंट लेने में, वो बन गया इन्फिनिटली डाइल्यूट। और इस दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी आया है वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा और उसकी वैल्यू होगी 4.98 किलो जाउल, जो इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl बनाने में प्रोड्यूस हुई है। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ सॉल्वेंट था उसको इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्यों बार बार मुशाबत दे रहा था, क्यों मैं कह रहा था कि 800 से 1000 मोल ऑफ सॉल्वेंट ऐड करने हैं, ताकि आपका फर्दर हीट चेंज आना बंद हो जाए, सारा का सारा सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए जो 1 मोल ऐड किया है, और उससे जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो सामने आ जाए। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।